पहले सबक नंबर 1 में शक्ली कशिश इस नुक्ते के तहत हमने मुख्तलिफ मालूमात हासिल की, जिसमें कुव्वत और रफ्तार आज और सर आइजैक न्यूटन के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। आज हम दायरवी हरकत यानी सर्कुलर मोशन इस ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ तस्वीर आपके सामने दिखाई जा रही है। इन तस्वीर के अंदर आपको कुछ नजर आ रहा है। देखिए, इस तस्वीर के अंदर आपको एक झूला नजर आ रहा है बच्चों का। उसी तरह चांद जमीन के अतराफ में गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 अशकाल हैं। इसी तरह कई और भी अशकाल हैं जिनमें आप इस किस्म की हरकत को देख सकते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और आप गौर कीजिए कि ये अशकाल कैसी नजर आ रही है। इस शक्ल में जो शक्लें आपने देखी, इसमें आपको एक झूला नजर आ रहा है। वो झूला इस तरह से। उसी तरह दूसरी शक्ल में देखे आपने कि जमीन के अतराफ में चांद गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। इन 2 अशकाल में आपने देखा कि यह हरकत आपको कौन सी नजर आई? दायरवी हरकत। मतलब इसकी और भी बहुत सी मिसालें, जैसे पंखा है, मसनूई सैयारे हैं, ये तमाम दायरवी हरकत में गर्दिश करते हैं, जिनको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो इस तरह हमने देखा ये 2 मिसालों के जरिए कि दायरवी हरकत किस तरह होती है। उसी तरह एक और शक्ल आपके सामने बताई जा रही है। इस शक्ल में आप देखिए कि अगर आप एक रस्सी को अगर आप पत्थर बांधते हैं और अगर इस तरह से घुमाते हैं, जो आपको शक्ल में नजर आ रहा है, तो आप देखते हैं कि ये भी दायरवी हरकत की मिसाल है। अब इसके अंदर जब किसी भी शय को दायरवी हरकत करने के लिए मरकज जो कुव्वत की जरूरत होती है, मरकज जो कुव्वत किसे कहेंगे? अब हमारा नुक्ता है कि मरकज जो कुव्वत किसे कहेंगे? मरकज जो कुव्वत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तजुर्बा आप घर पे करके भी देख सकते हैं कि अगर आप एक पत्थर को एक डोरी से बांध लें और इस तरह से घुमाएं, तो आप देखते हैं कि पत्थर दायरे की शक्ल में घूमना शुरू जैसी शक्ल में आपको नजर आ रहा है। इस शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स रस्सी से इस तरह से पत्थर को बांधकर घुमा रहा है। अब इस शक्ल के अंदर कुव्वत जो है पत्थर पे लगाई जा रही है, कुव्वत जो है सेंटर में लगाई जा रही है और पत्थर घूम रहा है। अब इस शक्ल के मुताबिक हम देखते हैं कि डोरी जो है ऐसा हाथ में घुमाकर जो है पत्थर को घुमाया जा रहा है। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या पत्थर दायरवी हरकत कर रहा है? बिल्कुल, पत्थर दायरवी हरकत में घूम रहा है। पत्थर पर आप कोई कुव्वत लगा रहे हैं? दूसरा सवाल है, इस पत्थर की सिमत कौन सी है और ये कुव्वत इस पर अमल ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे और ऐसा करने से पत्थर पर क्या असर होगा? ये कुछ सवालात हैं जो आपको गौर करना है। इसके ऊपर डोरी को पकड़े रहते हैं, तब पत्थर को आप अपनी तरफ यानी मरकज की जानिब कुव्वत लगाई जाती है। अब जब आप डोरी को पकड़े रहते हैं तो उस वक्त आप पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज की जानिब खींचते हैं, यानी पत्थर पर दायरे की मदार की दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। अगर हम डोरी को छोड़ दें, अगर हम डोरी को घुमाते घुमाते छोड़ दें, तब क्या होगा? तब पत्थर पर लगाई गई कुव्वत खत्म हो जाएगी और उसी लम्हे जब हम पत्थर पर कुव्वत लगाने जैसी छोड़ देते हैं, तो उसी लम्हे मदार दायरे मतलब पत्थर जो है वो अपने मुकाम से ममासी सिमत में धकेला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए आप, ये दायरा है, यहाँ पे कुव्वत लगाई, इस डोरी से पत्थर बंधा हुआ है। अब ये पत्थर घूम रहा है, ये शख्स बीच में घुमा रहा है पत्थर को। जैसे ही वो पत्थर को डोरी को छोड़ देगा, पत्थर अपनी ममासी सिमत में, जैसे इस तरह, इसको हम बोलते हैं ममासी सिमत, यानी इस तरह। अगर पत्थर यहाँ पे है तो इस सिमत में, अगर पत्थर यहाँ पे है तो इस सिमत में, अगर डोरी का पत्थर यहाँ बंधा हुआ है, समझ लीजिए पत्थर बंधा हुआ है, ये सिमत, यहाँ पे पत्थर तो इस सिमत में। तो इस तरह से कुव्वत जो है उसकी जब
हम दूरी को छोड़ देंगे तो पत्थर ममासी सिंक में धकेल जाएगा। इसी एक मिसाल हमने इससे पहले देखी थी कि अगर एक तश्तरी या चक्री है, चक्री को घुमा कर उसमें 5 रुपए का कॉइन अगर डाल दे या कोई भी एक सिक्का डाल दे तो सिक्का उसकी ममासी सिंक में धकेला जाएगा। अब दायवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज की सिमत में कुव्वत अमल करती है और इसी कुव्वत को हम मरकज जो कुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मरकज जो कुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने देखे कि किसी भी शय को दायरी हरकत करने के लिए मरकज जो कुव्वत की जरूरत होती है। मतलब जब हम इस तरह से घुमाते हैं रस्सी को तो जो कुव्वत हम पत्थर के ऊपर नहीं लगा रहे बल्कि हम कुव्वत कहां लगा रहे हैं, मरकज पे। तो ऐसी कुव्वत को यानी किसी भी शय को जब दायरी हरकत में घुमाया जाता है तो इसमें एक जो कुव्वत लगती है वो कुव्वत कहलाती है मरकज जो कुव्वत। उसको इस जाब्ते से हम डिनोट करते हैं। F इजिकल टू mv² अपॉन r। फोर्स इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन रेडियस, यानी कुव्वत बराबर कमियत जरब रफ्तार की कुव्वत 2/रकबा। इस तरह से हम इसको जाहिर करते हैं। अब जब एक शय दायरी हरकत में घूमती है तो उसका रास्ता, उसकी रफ्तार उसके ममासी सिमत में होती है। शय की रफ्तार बदलती रहती है। हम देखते हैं कि शय की रफ्तार बदलती है और उसकी सिमत भी बदल रही है। जब हम इस डोरी को छोड़ देते हैं तो ये जो पत्थर है ये उसकी ममासी सिमत में फेंका जाता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी शक्ल में सेम इसी तरह से दिखाया हूं कि आप देख सकते हैं कि पत्थर कहीं पर भी हो लेकिन जब वो फेंका जाएगा तो उसकी ममासी सिमत में होगा। तो इसी तरह हमने आज 2 नुक्ते पढ़े हैं, एक दायरी हरकत और दूसरा मरकज जो कुव्वत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कदीम जमाने में हम देखते हैं कि लोग सैयारों का मुशाहिदा नजरों से क्या करते थे, आसमान की तरफ देखा करते थे। इसके अंदर गैलीलियो जो बहुत ज्यादा आसमान को देखकर गौर व फिक्र किया करता था। 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जॉन्स कैपलर इस साइंसदान ने उन तमाम मालूमात का मुताला करके उसे पता चला कि सैयारों की जो हरकत है, जो गर्दिश है, वो कुछ मखसूस उसूलों के तहत है और उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बनाए। वो 3 कवानीन कहलाते हैं केपलर के कानून। केपलर के कवानीन। आज हम इन 3 कवानीन के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं। बैजवी दायरा, बैजवी दायरा यानी बैजा बोलते हम अंडे कहते हैं। अब बैजवी दायरा यानी एक मखरूत की हमवार सतह। समझ लीजिए ये एक मखरूत है। मखरूत आपको मालूम होगा कोन। हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का कोन देखे हमने। अगर हम उसको कोन को इस तरह रखें और उसको हम यहां से तिरछा कट करें इस तरह, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये कैसा नजर आ रहा है, बैजवी यानी अंडे की शक्ल का। तो ये बैजवी दायरा है। तो इस बैजवी दायरे को अगर हम देखें तो इसके 2 नुकात होते हैं। तो इस बैजवी दायरे के 2 नुकात है। इस शक्ल को बड़ा बना ले हम तो इस तरह से, तो इसमें 2 नुकात होते हैं। समझ लीजिए, इसको हमने F1 दिया और इसको F2, क्योंकि 2 सेंटर है। अगर हम दायरा लें तो दायरे का एक सेंटर होता है, दायरे का एक मरकज होता है, लेकिन चूंकि ये बैजवी है तो इसके 2 नुक्ते मास का होते हैं। ये क्या है, नुक्ते मास का सेंटर पॉइंट। तो इसके 2 हैं, F1 F2, क्योंकि ये कैसी शक्ल है, इसकी बैजवी शक्ल है। इन 2 नुक्ते मास्का से मुहित पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमुए एक दूसरे के मसावी होते हैं, जैसे इस शक्ल में दिखाया गया है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए केपलर ने उसके 3 कवानीन बयान किए। आइए हम अब केपलर का पहला कानून देखते हैं। चूंकि यह कानून बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें केपलर ने कहा कि सैयारे का मदार यानी जो सैयारा है उसका जो मदार होता है, ऑर्बिट होता है, वो बैजवी होता है। मीन्स वो बैजवी शक्ल का, अंडे की शक्ल का होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। सूरज इस मदार का सेंटर होता है। जैसे आप
इस शक्ल में देख सकते हैं, आपके सामने शक्ल इसमें नजर आ रहा है आपको कि सूरज उस मदार का एक इतने मास का है, सेंटर है, उसके अतराफ में गर्दिश करने वाला सैयारा। इस कानून को कहते हैं केपलर का पहला कानून, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब इसमें सैयारे की सूरज के अतराफ जो गर्दिश कर रहा है वो बैजवी मदार के जरिए दिखाया गया है और सूरज का मुकाम एस से जाहिर किया गया है। अगर हम शक्ल देखें तो हमको ये वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। दूसरा कानून है केपलर का लॉ ऑफ एरिया। इस कानून के अंदर हमको इसके नाम से समझ आ रहा है एरिया मतलब सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम। सैयारा सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहा है, अब इसको जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यानी सेम ड्यूरेशन में, यकसा इलाका मीन्स सेम रकबा अगर तय करता है तो उसको कहते हैं हम केपलर का दूसरा कानून। यानी यह है कि सैयारा सूरज से एक खत में जब सफर करता है या फिर फासला तय करता है तो उसको यकसा वक्त लगता है और यकसा फासला तय होता है। जैसे आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि जो आपको फील्ड एरिया दिख रहा है, आपको जो एरिया भरा हुआ दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि वो एरिया सेम है। यानी सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका यानी रकबा तय करता है। इस शक्ल में आप देख सकते हैं जो आपको इसमें नजर आएगा, रकबा यकसा है और वक्त भी यकसा उसमें लगता है। अब शक्ल के अंदर आप देख रहे हैं कि नुक्ता एएस और सीएस ये खत मुस्तकीम में यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका घेर रहे हैं। इस शक्ल में आप देख सकते हैं यानी ASB और CSD, ASB और CSD ये जो रकबे हैं ये दोनों मसावी हैं और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया केपलर का दूसरा कानून, जो कि काय पे डिपेंड है, रकबे पे। यानी सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका यानी रकबा तय करता है। इसके बाद देखें हम केपलर का तीसरा कानून लॉ ऑफ पीरियड। अब इसमें आप देखते हैं कि इसके नाम से समझ में लॉ ऑफ पीरियड यानी ये दौर के ताल्लुक से, मतलब सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त। अब सूरज के अतराफ जो सैयारा मदार में गर्दिश कर रहा है तो उसके लिए कुछ वक्त लग रहा है, तो उस वक्त का मुरब्बा यानी T² ये होगा उसका मुरब्बा। और उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के, अब जो भी फासला है तो फासला हम काय में रकबा R में, तो उसका मकब यानी क्यूब उसके रास तनासुब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रास तनासुब जिसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो हम अगर देखें कि अगर हम इस रास तनासुब के निशान को हटाएंगे हम तो यहाँ मुस्तकिल होगा T²/R³ इज इक्वल टू K, जो कि कांस्टेंट है, यानी ये इसका कांस्टेंट यानी मुस्तकिल है। तो इस तरह से केपलर का तीसरा कानून सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे के सूरज के अतराफ में जो फासला है, जो औसत फासला है, उसके मकब के रास्त तनासुब में होता है। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ अगर हम इस अलामत को हटाते हैं तो यहाँ पे इसका K जो कि इसका कांस्टेंट है यानी उसका मुस्तकिल है। तो इस तरह से हमने ये तीनों कानून देखे। पहला केपलर का कानून था जो ऑर्बिट पे था, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं हमको, जो मदार के ऊपर था। दूसरा कानून केपलर का एरिया पे था, रकबे पे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। और केपलर का तीसरा कानून जो कि पीरियड पे है यानी दौर पे, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड।